हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के समसामयिक भारत एवं शिक्षा के संदर्भ में असमानताओं को जन्म देने वाली प्रक्रिया के विषय में अध्ययन करेंगे। यहाँ जो असमानता को जन्म देने वाली प्रक्रिया है वह शिक्षा के संदर्भ में है, यानी शिक्षा में असमानताओं को जन्म देने वाली प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, तो असमानता अनेक कारणों से होती है। कोई गरीब है, अमीर है, कहीं व्यवस्था है, कहीं नहीं, कहीं भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि वहाँ पर विद्यालय ही नहीं खोले जा सकते, क्योंकि विद्यालय में जो लागत आएगी उस हिसाब से वहाँ पढ़ने वाले कम ही पहुँच पाएंगे। उस तरह से व्यक्तिगत योग्यता क्षमता के कारण से भी शिक्षा में असमानता देखी जाती है। शिक्षा का व्यवसायीकरण होने के कारण से भी ये असमानता पाई जाती है। विभिन्न प्रकार का केंद्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न प्रकार के बोर्ड होने के कारण से भी यह असमानता पाई जाती है। असमानता का कारण यह भी बनता है कि सरकार बेसिक शिक्षा पर ज़्यादा बल देती है, अन्य शिक्षा के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर या प्राइवेट या निजी स्कूलों पर ज़्यादा लोग निर्भर होते हैं। या ऐसे हम बात करें 10+2 यानी 12 तक सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार थोड़ा देख रेख करती है। उसके बाद यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय इत्यादि के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियों संपादित होती है। इसके कारण से भी असमानता देखने को मिलती है। वही सामाजिक रूप से भी असमानता, जाति, धर्म, समाज की मान्यता, स्वीकृति, ये सब अनेक कारण बन जाते हैं। यानी कुल मिला के अगर हम बात करें तो शैक्षिक असमानता कोई एक कारण नहीं है, उसके अनेक कारण हैं, अनेक गतिविधियां हैं, अनेक सोच समझ है, आवश्यकता है, व्यक्तिगत योग्यता क्षमता है, जिसके आधार पर हम शैक्षणिक क्षेत्रों में व्यक्तिगत रूप से, संस्थागत रूप से अनेक असमानताएँ देखते हैं। आइए उन्हीं असमानताओं को हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें असमानता, पहला तो शिक्षा में जो असमानता जन्म लेती है उसका सबसे बड़ा अगर आधार देखा जाए तो सामाजिक संरचना है। जैसे हमारे सामाजिक संरचना में जैसे जाति व्यवस्था है, धर्म की व्यवस्था है, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, विभिन्न समाज में विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं, स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव भी मिलते हैं। समाज में किसी का विकास बहुत अधिक है, किसी समाज का तो किसी का कम, किसी जाति का विकास बहुत ज़्यादा है तो किसी का कम। इस समाज की जो संरचना है उसमें विभिन्नता है, जो जटिलता है, जो समाज में एक वर्ग शासन करता है, दूसरा वर्ग शोषित होता है, ऐसी जो स्थिति है, तो इस समाज की संरचना के कारण से जिस समाज का विकास हुआ है वहाँ सभी विद्यालय पर्याप्त रूप से मिलेंगे। जिस समाज का पिछड़ा रह गया वो समाज में बेसिक शिक्षा भी पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रही है, ऐसी स्थिति। यानी सामाजिक जो संरचना है, इस सामाजिक संरचना में मान्यता, स्थिति, धर्म, रीति रिवाज, परंपरा, मान्यता, आवश्यकता इत्यादि की विभिन्नता के कारण से शिक्षा में असमानता पाई जाती है। यानी समाज की संरचना के कारण से शिक्षा में असमानता की प्रक्रिया जन्म ले लेती है, यानी असमानता पाई जाती है। दूसरा अगर देखें कारण तो आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का तात्पर्य है कि आप जान लीजिए इस संसार में सबसे बड़ा कोई पाप है, अभिशाप है, तो वो गरीबी। गरीबी सारे दुखों का, सारे सांसारिक दुखों का जड़ है। गरीबी एक ऐसी चीज़ होती है जो पल पल, क्षण क्षण व्यक्ति को घूट घूट के मारती रहती है, और व्यक्ति सारी चीज़ों को देखते, जानते, समझते हुए भी वह अपनी इस गरीबी के दुष्चक्र से नहीं निकल पाता। तो दूसरा सबसे बड़ा शैक्षणिक क्षेत्रों में असमानता जो जन्म लेती है आर्थिक कारणों से। जैसे गरीब घर का बच्चा है, पढ़ना चाहता है लेकिन पेट के लिए उसे काम करना पड़ता है, इसलिए वह शैक्षणिक दृष्टि से पीछे रह जाता है। जैसे जो क्षेत्र आगे विकास कर रहा है वहाँ काफ़ी अमीर लोग हैं, तो वहाँ निजी और सरकारी दोनों विद्यालय पर्याप्त रूप से मिलेंगे, कंपटीशन भी वहाँ मिलेगा। तो वहाँ क्यों कि पैसा मिलेगा, संस्था वाला भी कमा लेगा, पढ़ने वाला पढ़ के आगे निकल जाएगा। तो आर्थिक जो कारण है, इन आर्थिक कारणों से निजी क्षेत्र के भी विद्यालय और सरकारी क्षेत्र के भी विद्यालय जो है एक प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था में भी भेदभाव की स्थिति देखने को मिलती है। जैसे अगर पिछड़ा क्षेत्र है, गरीबों का, मजदूरों का अगर क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से वहाँ प्राथमिक ही विद्यालय मिलते हैं। डिग्री कॉलेज या उच्च स्तर के या माध्यमिक स्तर के विद्यालय थोड़ा कम मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि ज़्यादातर वहाँ बच्चे जो है, ज़्यादातर बच्चों को अपने जीवन यापन हेतु
माता पिता के साथ कार्य भी करने पड़ते हैं। दूसरा अगर हम कारण देख लें तो ऐसे क्षेत्रों में शैक्षणिक रूप से माता पिता गार्जियन भी शैक्षणिक क्षेत्र से शैक्षणिक रूप से जागरूक नहीं होते हैं, जिसके कारण से भी यहाँ कोई व्यावसायिक शिक्षा या व्यावसायिक पैटर्न पर आधारित कोई पाठ्यक्रम या विद्यालय स्थापित जल्दी नहीं करना चाहता। अगर कर भी देता है तो उतना लोग फीस वहन नहीं कर पाते, जिसके कारण से असमानता यानी शैक्षणिक रूप से असमानता की प्रक्रिया जन्म ले लेती है, और जब तक समाज विकास न करे तब तक यह भरने वाली भी नहीं, यानी असमानता दूर होने वाली भी नहीं होती है। तो इसके कारण से भी शैक्षणिक क्षेत्रों में असमानता जन्म ले लेती है। तीसरा देखिए, व्यक्तिगत इच्छा और योग्यता। जैसे हर बालक अपने आप में विशेष होता है, कोई खेल कूद में तो कोई कंप्यूटर में तो कोई टेक्नोलॉजी में तो कोई इलेक्ट्रॉनिक में, कोई सामान्य विषयों में, कोई इतिहास में, कोई भूगोल में, कोई खेल कूद में। यानी पाठ्य से आगामी क्रिया और विषय से संबंधित क्रियाएं जो भी होती है, अध्ययन अध्यापन, उसमें हर बालक अपनी विशेष होता है। तो जो बालक विशेष इच्छा विशेष योग्यता रखता है वो अपना विशेष क्षेत्र में चला जाता है, विशेष ढंग की पढ़ाई करता है, जिसके कारण से उसी आधार पर वो अपना आगे आत्मनिर्भरता या रोजगार इत्यादि प्राप्त करने में सफल हो जाता है। तो ये जो व्यक्तिगत रूप से जो इच्छा है, योग्यता है, जीवन निर्माण करने का या व्यक्तित्व के विकास करने का जो स्वरूप है, इसके कारण से भी शिक्षा में असमानता पाई जाती है। संस्थागत भी असमानता मिलती है और व्यक्तिगत रूप से भी असमानता मिलती है। जैसे एक ही माता पिता के अगर बच्चे हैं तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो शैक्षणिक असमानता घर में हो गई। और संस्थाओं में जहाँ पर विशेष योग्यता वाले, जैसे कोई MBA का कोर्स करना चाहता है, डॉक्टर का ट्रेनिंग लेना चाहता है या उसका कोर्स करना चाहता है, तो निश्चित रूप से नगर महानगर में ये सब विद्यालय मिलते हैं पर्याप्त रूप से। तो वहाँ पर वो जो है जिसके पास पैसा है उसके साथ योग्यता है, तब उसको वह योग्यता हासिल कर सकता है। पैसा है, उसके पास बुद्धि है, तब वह योग्यता हासिल कर सकता है। बुद्धि है, पैसा नहीं है तो वह योग्यता हासिल नहीं कर सकता। बुद्धि है, पैसा नहीं है तो ऐसे स्थान पर या ऐसे क्षेत्र में वह विद्यालय की सुविधा ही नहीं मिल पाएगी। न सरकार की ओर से मिल पाती है, न निजी ओर से मिल पाती। सरकार को भी जितना पर्याप्त विद्यालयों का विकास करना चाहिए वो नहीं न की। इसके कारण से भी असमानता पाई जाती है। अब कहाँ नए नए विद्यालय खुल रहे हैं, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी, न सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी सरकार की, न शिक्षा व्यवस्था ही बढ़ी। सब लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी भाषण बस देते रहते हैं। कुल मिला के अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत इच्छा और व्यक्तिगत योग्यता के संग संग आर्थिक स्थिति अगर आपके पास है तो आप निश्चित रूप से शैक्षिक विभिन्नता के साथ अपनी योग्यता का विकास कर लेंगे। तो इस आधार पर भी शिक्षा में असमानता की प्रक्रिया जन्म लेती है या प्रक्रिया पाई जाती है। आगे हम बात करें चौथा, शिक्षा का व्यवसायीकरण या बाजारवाद। शिक्षा में आज बहुत सारे कोर्स, बहुत सारी कौशल कला प्रशिक्षण, खेल कूद इत्यादि आ चुके हैं, विषय भी काफ़ी आ चुके हैं। तो ये जो विषय जो है, बाजारवाद क्या कहता है कि पहले कुछ नया करो, कुछ नया पैटर्न, नया तरीका, नया स्टाइल शैक्षणिक क्षेत्र में विद्यार्थियों को लेकर के आओ। जैसे ही वो समाज में आएगा, प्रचार प्रसार होगा, तो निश्चित रूप से लोग ऐसे विद्यालय में अपने बच्चों का दाखिला कराएंगे। उसी को कहा जाता है बाजारवाद। शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हुआ, व्यवसायीकरण के अंतर्गत वह जो है कुछ विषय, अतिरिक्त विषय, कुछ अतिरिक्त खेलकूद इत्यादि संबंधी कार्यक्रम, कुछ सांस्कृतिक संबंधी कार्यक्रम और विषयों को ला करके वो क्या किए हैं, विद्यार्थी के लिए एक नया तौर तरीका, एक शैली, एक समझ, एक कला दिए हैं। जिसके वजह से क्या हुआ कि ऐसे विद्यालयों में उच्च वर्ग के लोग या जो जागरूक लोग हैं वो पढ़ाते हैं। दूसरी बात कि जो शिक्षा में व्यवसायीकरण है उसमें आधुनिकीकरण यानी वर्तमान की आवश्यकता, चुनौती और प्रतिस्पर्धा इत्यादि को ध्यान में रखते हुए भी विषयों को पढ़ाया गया या शामिल किया गया, जिसकी वजह से जो थोड़ा भी सबल वर्ग है, किसी भी जाति का हो, पैसे वाला है, तो वह शिक्षा में व्यवसायिक दृष्टिकोण से अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, कौशल कला, विभिन्न कोर्स कराना इत्यादि में वो ज़्यादा रुचि रखता है, जिसमें उसमें कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है, कोर्स है, परीक्षण है, टेस्ट है, जैसे मेडिकल संबंधी टेस्ट है,
उसी तरह से ये व्यावसायिक वाले गतिविधियों या शिक्षा इत्यादि को उपलब्ध कराने में वो ज़्यादा जोर देते हैं, जिसके कारण से जहाँ पर बालकों में सभी बालकों में सामान्य शिक्षा होना चाहिए, वहाँ पर कुछ बालकों में विशेष शिक्षा, विशेष योग्यता क्षमता, और कुछ बालक बस परंपरागत शिक्षा में ही रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, निश्चित रूप से शैक्षणिक क्षेत्रों में असमानता बालकों में भी, संस्थाओं में भी जन्म ले लेती है। आगे हम बात करें शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा एवं अनुसंधान। शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा का तात्पर्य ये होता है कि जैसे अगर हम जीके की बात करें तो जीके का कोई निश्चित सिलेबस आप नहीं कह सकते, क्योंकि जीके अथाह और अपार है। तो जो शैक्षणिक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा आया, एडमिशन को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, सेटल होने यानी नौकरी रोजगार को लेकर के, तो इसके कारण से भी और जो शिक्षा में नए अनुसंधान हुए, यानी रिसर्च को जो बढ़ावा दिया गया, शिक्षा में खोज को बढ़ावा दिया गया, ज्ञान संबंधी खोज, कला संबंधी खोज। अब जैसे ये जो डिजाइनिंग आप सीखते हैं कंप्यूटर में, एक प्रकार से शिक्षा में अनुसंधान का काम है। इसमें जो जितना डिजाइनिंग सीखा रहेगा वो अपना नया नया डिजाइन करके कमाता खाता रहेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो अनुसंधान है, वो चाहे फिजिक्स से संबंधित हो, केमिस्ट्री से संबंधित हो, चाहे किसी अर्थशास्त्र भूगोल से संबंधित हो, जो भी अनुसंधान संबंधी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने वाली बात है, जहाँ पर अधिगमकर्ता अपनी व्यक्तिगत सोच समझ का एक नए तौर तरीके से सीखता है या नए तौर तरीके से सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे ही गतिविधियों के कारण से शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा और अनुसंधान संबंधी परिस्थितियों के कारण से भी शिक्षा में असमानता जन्म लेती है। यह जैसे होता है, ये जो जन्म लेती है, यह अपनी वर्तमान पृष्ठभूमि या वर्तमान प्रवेश या शिक्षा अधिगम करने के लिए, शैक्षणिक रूप से अधिगम करने की प्रक्रियाओं में भी यह देखा जाता है। तो एक प्रकार से प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण से भी और शोधात्मक दृष्टिकोण से भी यह असमानता शिक्षा में जन्म ले लेती है या प्रक्रिया के रूप में देखी जाती है। अगला है शैक्षिक तकनीकी एवं संचार। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सारे टेक्नोलॉजी आए जो शिक्षा को सरल ढंग से सिखाने, पढ़ाने, बताने, समझाने, व्यवहार परिवर्तित करने में काम करती है। जिसमें अगर हम बात करें, प्रोजेक्टर है, चलचित्र है, स्लाइड है और रेखा चित्र है, प्रोजेक्ट संबंधी कार्य है। और अगर हम बात करें शैक्षणिक तकनीक, यानी शिक्षा को वैज्ञानिक तकनीक और मशीनों का प्रयोग करके अधिगम के योग्य बना देना, ये होता है शैक्षिक तकनीकी। और संचार के अंतर्गत आप देख ही रहे हैं, मोबाइल है, टीवी है और ऐप है, अनेक प्रकार से संचार के माध्यम है, नेट है, टीवी है, देख रहे हैं जो संचार के माध्यम है। ये तकनीकी शिक्षा में जो तकनीकी आई, उसके संग जो संचार के माध्यमों का प्रयोग हुआ, जिसके कारण से शिक्षा में एक क्रांतिकारी क्या हुआ, परिवर्तन आया। अगर कोई आज पढ़ना चाहे, कोई भी कंपटीशन निकालना चाहे, तो मोबाइल उसके हाथ में है, उसको पढ़ने का हर मैटर मिल जाएगा, खोज के वो पढ़ लेगा। तो कुल मिला के हम बात करें, शैक्षणिक तकनीकी ने व्यक्तिगत आकांक्षा इच्छा वाले लोगों के लिए भी अपने व्यक्तिगत योग्यता के विकास के द्वारा अपना आत्मनिर्भरता या सफलता तक पहुंचने का रास्ता दिया है। किसी विषय को सोचने, समझने, याद रखने का एक साधन दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, शिक्षा में असमानता की प्रक्रिया जन्म लेती है। असमानता यह प्रक्रिया व्यक्तिगत रूप से होती है, क्योंकि जो पढ़ना चाहेगा उसी को पढ़ाया जा सकता है, जो नहीं पढ़ना चाहेगा वो कितना साधन दे दीजिए नहीं पढ़ पाएगा। तो कुल मिलाकर शैक्षिक तकनीकी ने व्यक्तिगत योग्यताओं के विकास के अवसर खोल दिए, जिसके कारण से शिक्षा में व्यक्तिगत असमानता पाई जाती है। और कोई ऐसी तरह से अत्याधुनिक तकनीकी वाले भी विद्यालय हैं जो प्राथमिक स्तर पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग करके जल्दी बालकों को सिखा देते हैं, क्योंकि उस समय उसका ब्रेन खाली रहता है, आराम से सीख जाता है। घर के माता पिता पैसा लगा के पैसा दे के खुश कि हमारा बेटा पढ़ने में बड़ा तेज है। वास्तव में पढ़ाई की असली कसौटी तो 12 बरस से लेके 20 बरस के बीच की होती है। ये तो प्राथमिक स्तर की है। आगे चलते हैं भौगोलिक संरचना। अगर हम बात करें भौगोलिक संरचना के कारण से भी शिक्षा व्यवस्था में
अधिगम में असमानता देखने को मिलती है। जैसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, बीहड़ क्षेत्र, जंगली क्षेत्र है, अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, समुद्री किनारे वाला क्षेत्र या दूर दराज बसे हुए गांव वाला क्षेत्र है। तो ऐसी भौगोलिक संरचना से संबंधित जो बालक और बालिका होते हैं, तो इनके लिए सामान्यतः एकल शिक्षक विद्यालय का प्रयोग किया जाता है, या ऐसे लोगों को शिक्षा दीक्षा प्रदान मात्र बेसिक शिक्षा यानी 1 से 8 तक की शिक्षा उपलब्ध हो पाती है। क्योंकि अगर हायर स्तर पर इनको अगर वहाँ विद्यालय दिया जाता है तो वो उतना न खर्च बहन कर पाते हैं, न उतना पर्याप्त रूप से जागरूकता या वैसी योग्यता वाले विद्यार्थी मिल पाते हैं, जिसके कारण से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों ही उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था देने में असफल हो जाती हैं, या सफल भी हैं तो बहुत कम हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो भौगोलिक संरचना के दृष्टिकोण, भौगोलिक संरचना के कारण से भी शिक्षा में असमानता की प्रक्रिया जन्म लेती है। वह क्षेत्र विशेष के कारण से भी जन्म ले लेती है असमानता की प्रक्रिया, और विद्यार्थी की व्यक्तिगत योग्यता, क्षमता या उस समाज की जागरूकता के कारण से भी भौगोलिक संरचना के हस्तक्षेप के कारण से भी असमानता जन्म ले लेती है। अगला है व्यावसायिक पाठ्यक्रम। व्यावसायिक पाठ्यक्रम में जैसे शिक्षण प्रशिक्षण ज़्यादा दिया जाता है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत कताई, बुनाई, कढ़ाई, सिलाई, बर्तन बनाना, कंप्यूटर से डिजाइनिंग करना, मैनेजमेंट संबंधी कोर्स, ये जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं ये शहरों में बड़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने के बाद बालक जो है वो जैसे IIT है, ITI है, जो जितने भी व्यावसायिक कोर्स हैं, जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं, वे सामान्य पाठ्यक्रम से अलग हो जाते हैं, जिसके कारण से बालक अपने आत्मनिर्भरता या जीविकोपार्जन का एक उपाय, साधन, कौशल, कला सीख लेता है। तो व्यावसायिक पाठ्यक्रम शहरों में ज़्यादा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम है। इसीलिए इसके कारण से भी असमानता यानी शिक्षा में असमानता पाई जाती है। तो व्यावसायिक पाठ्यक्रम में जो उतना पैसा वहन करता है या जिसका एडमिशन हो पाता है वो ग्रहण करके अपना जीविकोपार्जन हेतु अपना जीविकोपार्जन करते हुए तो आय कमाने में या रोजगार पाने में सफल हो जाता है। परंतु यह व्यावसायिक पाठ्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, कम है, नहीं के बराबर है। तो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के कारण से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शैक्षणिक रूप से असमानता की प्रक्रिया जन्म लेती है, असमानता पाई जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि शैक्षणिक क्षेत्रों में असमानता को जन्म लेने वाले कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया है, कैसी कैसी गतिविधियां हैं, आप उसे आराम से समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।